गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर है, क्लियर है? अगर शुरुआत करें क्लास की। वेरी वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद, योगेश कुमार, वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। चलिए भाई शुरुआत करेंगे देखो क्लास की। और हम कल गरीबी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैं एक बार जल्दी से आप लोगों के साथ कल के चैप्टर को, कल के टॉपिक को ही कंटिन्यू, क्योंकि आज करने वाले हैं, एक बार क्विकली रिवाइज कराता हूं। आप लोग मेरे साथ रिवीजन करेंगे और मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी करेंगे भाई। तो चलिए भाई, यहां पर मेरी बात समझ में आ रही हो अगर एक बार, तो यस का कमेंट कर दें। क्लियर है भाई? देखो कल हम बात करते गरीबी के बारे में और ये लिखा हमने कि किसी भी इंसान को गरीब कब कहा जाता है? जब वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सकता, जो उसकी मिनिमम नीड है, जो उसकी लाइफ को फुलफिल करने के लिए जरूरी है, अगर वो उस काम को नहीं कर पाता तो उस इंसान को हम गरीब कहते हैं। और ये 5 रिक्वायरमेंट में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये लिया जाता है भाई। राम राम अमन कुमार जी, जय माता दी भाई। चलिए गुड इवनिंग। अब देखो हम यहां बात ये कर रहे थे सर बेसिकली कि इसके लिए अलग अलग पॉवर्टी लाइन जो है उनको डिफाइन किया गया, उनको बनाया गया अलग अलग समय पर। जैसे कि हमने कहा सबसे पहले दादा भाई नौरोजी है, उनकी एक किताब भी बड़ी फेमस है और उन्होंने ही ड्रेनेज थ्योरी के बारे में भी बताया है। कोरिलेशन वाला चैप्टर, स्टैटिक्स वाला, कोई बात नहीं रजनी, जो जरूरी है वो सब करेंगे, हम क्लास में करेंगे। एवरीथिंग सब कुछ लाइव करेंगे भाई, आप उसकी टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। तो आप कहेंगे सर बेसिक तौर पर कि होता क्या है कि जैसे दादा भाई नौरोजी ने कहा कि 16 रुपए से लेकर 35 रुपए एनुअली हमारी गरीबी रेखा होनी चाहिए। नेशनल प्लानिंग कमेटी ने कहा 15 से 20 रुपए पर मंथ हमारी गरीबी रेखा हो। बॉम्बे प्लान ने कहा 75 रुपीज पर एनम की गरीबी रेखा हो। फिर उसके बाद रथ और दांडेकर कमेटी, प्लानिंग कमीशन, एक्सपर्ट कमेटी, वर्किंग ग्रुप, टास्क फोर्स, यानी अलग अलग कमेटीज ने कहा। लेकिन फाइनली जो आज के समय चल रही है, आज जो चल रही है सर, आज वो चल रही है कि अगर हम कैलोरी में बात करें तो 2100 कैलोरीज पर डे अर्बन एरियाज में, 2400 कैलोरीज पर डे इन रूरल एरियाज। अगर कैलोरी की प्रेजेंट लाइन देखें, ये 1979 में जो आई थी, आज भी वही चल रही है। अगर आप बात करेंगे सर रिसेंटली कौन सी पॉवर्टी लाइन है, अगर एक्सपेंडिचर में, अमाउंट में बात की जाए, रुपीज में बात की जाए, 47 रुपीज पर डे इन अर्बन एरियाज एंड 32 रुपीज पर डे इन रूरल एरियाज। जो सी रंगाराजन कमेटी ने 2014 में बताई है वही है, उसके बाद से अब तक कोई भी नहीं बनी। मैंने आपसे कहा वही लेटेस्ट है एक्सपेंडिचर के आधार पर। अच्छा, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक कहता है $2.15। जो वर्ल्ड बैंक है हमारा, उसकी पॉवर्टी लाइन क्या है आप जानते हैं? $2.15 में है सर वो। अब सवाल ये आता है कि हमने गरीबी के बारे में और उससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में पढ़ लिया है, अब आगे बढ़ते हैं सर, कुछ नए पॉइंट सीखते हैं। देखो आपको लगेगा कि सर गरीबी है, और गरीबी हमारे इंडिया में है या पाकिस्तान में है या बांग्लादेश में है या बहुत सारे देशों की अगर मैं बात करूं, उन सारे देशों में गरीबी है। लेकिन अमेरिका, जापान, यूरोप की कंट्रीज ऐसी हैं सर, वहां कोई गरीब नहीं रहता होगा। मेरी बात समझना। तो आप कहेंगे सर यहां पर कि जनरली तौर पर कोई भी इंसान गरीब रहता होगा या नहीं, तो आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए, बल्कि पहले आपको यह सीखना चाहिए कि हमारे पास जनरली 2 टाइप की पॉवर्टी है। बहुत ध्यान से सुनना, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। अगर मैं गरीबी के प्रकार के बारे में समझूं और समझाऊं आपको पहले, तो आप क्या देखेंगे सर, यहां पर मोस्टली एक होती है जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और एक होती है जिसे कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। यानी कुछ पॉवर्टी एक तरह के देशों में है और कुछ पॉवर्टी दूसरे तरीके के देशों में है। इसे हम टाइप्स ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे बात करूं अगर मैं, तो एक को हिंदी में निरपेक्ष निर्धनता कहते हैं, निरपेक्ष निर्धनता, और दूसरे को हिंदी में सापेक्ष निर्धनता कहते हैं। देखना भाई, जब मैं ये कहता हूं, बात समझना ध्यान से, अभी रागिनी थोड़ा सा वेट कर ले, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा, मैंने कहा था, लेकिन इसके लिए क्या होगा, चलिए भाई। तो आप कहेंगे सर यहां बेसिक तौर पर अगर मैं ये कहता हूं कि जिसे एग्जाम्पल के तौर पर हम इंडिया में देखते हैं,
हम इंडिया में गरीबी किस तरह से देखते हैं आप मुझे बताओ, तो आप कहोगे सर हम ये देखते हैं कि इंसान अपनी बेसिक और मिनिमम नीड कितने में पूरी करता है, और हम उसके लिए क्या करते हैं सर, उसके लिए हम एक पॉवर्टी लाइन बनाते हैं। यानी यहां पर हम ये देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट कितने में पूरी होंगी, यानी गरीबी को देखने के लिए हम यहां पर गरीबी रेखा बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं कि कौन इंसान अकॉर्डिंग टू पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के अनुसार अगर देखा जाता है अकॉर्डिंग टू पॉवर्टी लाइन, यानी एक पैरामीटर के अनुसार गरीबी रेखा निर्धनता रेखा के अनुसार देखा जाए अगर, तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट। लेकिन बहुत सारे देशों में क्या होता है कि वो ये नहीं देखते हैं कि हमारी पॉवर्टी लाइन कितनी है, वो पॉवर्टी लाइन बनाते भी नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं, दो के बीच में कंपेयर करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, वो दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं, और जब वो दो के बीच कंपेयर करते हैं तो एक की इनकम ज्यादा है और दूसरे की इनकम कम है, और जिसकी भी इनकम कम होती है उसी को गरीब मान लेते हैं। यानी अमेरिका में अगर आपसे कहा जाए कि कोई भी इंसान है सर, वो एब्सोल्यूट पुअर हो या ना हो, क्योंकि उसके पास इतना, अगर आप कहेंगे कि सर बहुत रोटी भी खा रहा है, कपड़े भी पहन रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर वो गरीब कैसे होगा, तो आप कहेंगे क्योंकि अमेरिका में क्या निकलती होगी, रिलेटिव पॉवर्टी, यानी जहां पर एज कंपेयर टू अदर, जब आप किसी दूसरे से कंपेयर करते हो, किसी अन्य से तुलना करते हो और उससे फिर आप निकालते हो, अन्य से तुलना करने पर, तब उसे रिलेटिव कहते हैं। अब ये तुलना किस चीज से होती है, बेसिकली यहां तुलना के लिए ये इस्तेमाल करते हैं एवरेज मीन्स, एवरेज या मीन, मीन एवरेज को ही कहते हैं ऑफ इनकम। ये अपनी इनकम जो है बेसिकली उसका एक एवरेज बना लेते हैं, एक औसत निकाल लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन इस औसत से ऊपर है और कौन है जो इस औसत से नीचे है, एंड देन उस एवरेज के साथ उस औसत आय से तुलना करते हैं। और ये वाला जो तरीका है रिलेटिव पॉवर्टी का तरीका, ये मोस्टली इन डेवलप्ड नेशंस, जितने भी विकसित देश हैं, जो भी हमारे ताकतवर मजबूत और विकसित देश हैं बेसिकली, उन देशों में अगर आप देखे हुए तो ये वाली पद्धति आपको मिलेगी। यानी आप कहोगे अमेरिका में भी गरीब होते हैं नो डाउट, लेकिन वहां जो गरीबी है वो एब्सोल्यूट टर्म में नहीं निकाली जाती है, बल्कि वो रिलेटिव निकाली जाती है, विकसित देशों में अधिक मुख्यतः इस तरह की गरीबी निकलती है। लेकिन जो अब इंडिया है या बाकी सारे हैं, ये सारी जगहों पर बताओ क्या निकलता है हमारे, तो आप कहोगे सर यहां हम एक पॉवर्टी लाइन बनाते हैं, और जनरली इस लाइन का मतलब होता है कि आप मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कितने में पूरी कर रहे हो, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को टारगेट किया जाता है। भाई लाइन का मतलब क्या है कि आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं, यहां मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को देखा जाता है। और ऐसी पॉवर्टी लाइन का जो कंसेप्ट है आप देखेंगे सर, ये मोस्टली डेवलपिंग और अंडर डेवलप देशों में चलता है, अल्प विकसित और विकासशील देशों में आपको ये वाला कंसेप्ट मिलेगा। विकासशील और अल्प विकसित देशों में मुख्यतः। तो दोनों डिफरेंस क्लियर है भाई। रागनी बिल्कुल, मैंने आपका कमेंट पढ़ा, थोड़ा सा वक्त दीजिए अभी, क्योंकि देखो अगर कोई भी इश्यू होगा तो मैं बताऊंगा भाई अभी, लेकिन एकदम से नहीं कर सकते, प्लीज थोड़ा सा वेट करें। जो रुपये बताए हैं मेरे भाई बिल्कुल प्रति व्यक्ति होगा। पॉवर्टी में मैंने जितने भी रुपए बताए आपको, वो एक व्यक्ति का या एक महीने का, एक साल का या एक दिन का, वो जो कुछ बताओ, लेकिन वो होगा हमेशा एक व्यक्ति के केस में, पर पर्सन का ही होगा। तो एब्सोल्यूट निकलती है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, इन सारे देशों में आप देखो तो एब्सोल्यूट का मतलब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं, इस बात को देखते हैं। अमेरिका, जापान, फ्रांस, यूरोप के देशों में एवरेज इनकम को देखते हैं कि आप उसे एवरेज इनकम से ज्यादा कमाते हो या उस एवरेज इनकम से कम कमाते हो, ये इसका मतलब है।
चलिए भाई, अब आप कहेंगे सर ठीक है, यहां तक तो हमने गरीबी के बारे में बात कर ली है, 2 पॉइंट भी क्लियर हो गए हमारे पास, रिलेटिव और एब्सोल्यूट में। लेकिन अब एक बात ये समझ में नहीं आती कि सर हम गरीबी का जब डेटा लेते हैं और हम कहते हैं कि एक दिन में इतना खर्चा करता है या एक महीने में इतना खर्चा करता है, तो हम ये खर्चा निकालते कैसे होंगे? बहुत ध्यान से सुना मेरी बात। भाई मान लो मैं एक एग्जांपल के लिए आप लोगों से कहता हूं कि कोई इंसान है जिसने मान लीजिए अभी 1 अक्टूबर के दिन, 1 अक्टूबर को उसने 100 रुपए खर्च किए, 2 अक्टूबर को छुट्टी थी, कहीं गया नहीं, दिन में 10 रुपए ही खर्च हुए, उसके सामान वगैरह उसका रखा हुआ है घर में महीने में, और 5 अक्टूबर को उसने 1,000 रुपए खर्च कर दिए, सामान भर लिया घर में, राशन ले आया तो 1,000 खर्च हो गए। अब आप कहेंगे सर ये कैसे तय हो रहा है फिर? अब आप कहेंगे 100 रुपए जिस दिन खर्च किए उस दिन तो वो एपीएल में चला गया, यानी गरीबी रेखा के ऊपर हो गया। जिस दिन 10 रुपए खर्च किए उस दिन वो गरीब हो गया। जिस दिन 1,000 खर्च किए उस दिन वो अमीर हो गया। मान लीजिए किसी दिन कोई खर्चा ही नहीं किया उसने तो फिर वो गरीब हो गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? आपको लगता है क्या ये मुमकिन है ऐसा होगा कि एक दिन कोई इंसान अमीर होगा और अगले दिन कोई वो गरीब हो जाएगा? आप कहेंगे सर नहीं, ये गलत तरीका है। क्योंकि अब मान लीजिए वो हफ्ते में, सप्ताह में एक दिन जाता है और पूरे सप्ताह भर का राशन भर के ले आता है, तो फिर तो एक दिन वो सारा खर्च करता, बाकी दिन नहीं करता, पर यूज तो हर दिन करता है ना उस काम को। तो आप कहेंगे बेसिक तौर पर मुझसे और एक काम करना चाहिए इन्हें, इनका तरीका ये होना चाहिए कि रोज के खर्चे ना देखें बल्कि पहले ये 30 दिनों का खर्चा देखें। क्या करें? 30 डेज का एक्सपेंडिचर देखें कि 30 दिन में उसने कितना खर्च किया, और जो 30 दिन में उसने खर्च किया फिर वो उससे एक दिन का एवरेज बना ले, क्योंकि ऐसे तो किसी दिन वो ज्यादा करेगा किसी दिन कम, और फिर उसका एक दिन का एवरेज बना दें 30 से डिवाइड करके। देन एवरेज को देखें कि वो कितना खर्च कर रहा है। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ मुझे। आप कहेंगे सर एक दिन का एवरेज बना ले, फिर अब जिस दिन उन्होंने ज्यादा किए कम किए वो सब दिन का बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसने सब्जी खरीदी एक दिन है लेकिन इस्तेमाल तो वो हर दिन कर रहा है उस चीज का। अच्छा, आप कहेंगे ठीक है सर ये एक महीने का खर्चा, पर मैं कहूंगा ठीक है आप एक महीने का खर्चा निकाल रहे हो और एवरेज देख रहे हो, बट अब कोई इंसान मान लीजिए शूज खरीद कर लाता है, स्लीपर चप्पल खरीद कर लाता है, अब वो मान लीजिए किसी एक महीने में तो खर्चा कम करता है और एक महीने में खर्चा ज्यादा करता है। जिस महीने वो शूज खरीदता है 2,000 के शूज आ जाते हैं, उस महीने खर्चा बढ़ जाता है। अब ये काम हर महीने नहीं होता, ये साल में एक आध बार होता है। चप्पल ले आता है साल भर चल जाती है आराम से, कपड़े ले आता है साल में 2-3 बार जाता है शॉपिंग करता है। अब आप कहेंगे ये वो खर्चे जो साल में एक आध बार करता है इंसान, किसी महीने करता है और किसी महीने बिल्कुल नहीं करता इस तरह के खर्चे, फिर अब वो किसी एवरेज मंथ का एवरेज तो बहुत ऊपर जाएगा और किसी मंथ का एवरेज नीचे आएगा। तो आप कहेंगे एक महीना इंसान अमीर और एक महीना गरीब है, ऐसा हो सकता है? भाई मुझे सबका कमेंट चाहिए, भाई कमेंट करते रहो साथ में कि मेरी बात आप तक समझ में आ रही है या नहीं। तो आपने कहा सर एक काम करना चाहिए, जो चीजें महीने भर की हैं उसका महीने भर का 30 दिन का जोड़कर एवरेज निकालें, पर जो ऐसी चीजें जो लंबे टाइम में यूज होती हैं और एक बार इंसान खरीदता है उनका 365 दिन का निकालें, 365 दिन में कितना खर्चा किया वो देखें और फिर उसका एक दिन का एवरेज बनाएं। कुछ चीजों का 30 दिन का खर्चा देखें, उसका एक दिन का एवरेज, जो 365 दिन का उसका निकालें, जोड़ें उसका एक दिन का एवरेज। तो आप कहेंगे सर 30 दिन का और 365 दिन का सामान के हिसाब से उसका एवरेज बना लेना चाहिए और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं कहूंगा ठीक है, लेकिन जूते, चप्पल, कपड़े, ड्यूरेबल आइटम्स जो लंबे टाइम चलती हैं, एजुकेशन, हेल्थ का, क्योंकि कभी बीमार है कभी नहीं है, ये खर्चे चलो एक साल के देखेंगे, बट दूध का, मीट का, सब्जी का, फ्रूट्स का, ब्रेड का, एग का, इन सब का क्या? ये महीने भर में थोड़ी खर्चे होते हैं, ये तो सप्ताह भर में खर्च होता है। अमूमन एक सप्ताह से ज्यादा का कोई नहीं रख सकता इसे। ये पेरिशेबल आइटम्स होती हैं। क्या होती हैं? पेरिशेबल, बहुत जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं। दूध, फल, सब्जी, मीट, मांस, मछली, कुछ भी है। तो आपने कहा यहां फिर आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ दिन चीजों का 30 दिन का एवरेज निकाल लेते हैं, कुछ का 365 दिन का निकाल लेते हैं और कुछ का 7 दिन का निकाल लेते हैं। बात समझ रहे हो भाई? जब आप इस तरह से चलते हैं सर तो आप क्या कहोगे? तो बहुत सिंपल वे में आपको बात समझ में आ रही है। तो आपने कहा ये तो बड़ा सही बात समझ में आ गई, एवरेज कैसे निकाला जाए। अब इसे कहते हैं यूआरपी। ये मेथड है भाई, ये कोई नहीं सिखाएगा आपको। जब भी तो कहते हैं ना एक बार पढ़ना है हमारी क्लास में, उम्मीद करते हैं दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर आपने कहा इसे कहते हैं यूआरपी, यानी वो तरीका जिसमें सबकी चीजों का एक महीने का एवरेज बनता है। अब इसका अपडेट वर्जन आया एमआरपी, लिखना कुछ नहीं भाई, एमआरपी।
इसमें क्या होता है, हम दो बना दिए सर, एक 30 दिन वाला, एक 365 दिन वाला औसत, और इसका नाम है एमएमआरपी। ये मेथड है डेटा कलेक्शन करने के। ये किस चीज के मेथड हैं? डेटा कलेक्शन करने के मेथड है ये। और इस डेटा से पता चलेगा तब, अब भी इसके अलावा क्या बात है, बहुत अच्छे से समझना। तो आपने कहा अगर इसके अलावा भी कोई ऐसा है, अब जैसे किसान की बात में करूं तो किसान के केस में ये कहते हैं, अब जब तक खेती कर रहा है, 1 महीना तो नहीं लेकिन 4-6 महीने किसान खेती कर रहा है, आजकल तो 8 महीने आराम से करता है किसान। देखो साल में 3 फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और उसके बाद कैश क्रॉप, नकदी फसलें। अमूमन 2 तो करता ही है हर एक किसान आज के वक्त में, पर फिर भी आपने कहा जी 8 महीने कर लेगा तो 8 महीने तो अच्छा कमा लेगा, अच्छा आ जाएगा, 4 महीने घर रहेगा, बेरोजगार भी रह सकता है, कोई बात नहीं है। अब ऐसी को कहते हैं साइक्लिकल पॉवर्टी, यानी कभी कोई इंसान गरीबी में आ जाता है, कभी कोई इंसान गरीबी से बाहर चला जाता है, यानी परमानेंट ना वो गरीब है और ना परमानेंट वो अमीर है, मतलब कंटिन्यूअसली अप एंड डाउन हो रहा है, वो कभी गरीबी के अंदर है, कभी गरीबी के बाहर है। इसे साइक्लिकल पुअर भी कहते हैं। मैं आपको साइक्लिकल पुअर क्या है ये भी समझाऊंगा, यानी साइकिल की तरह जो चलता रहे, कभी आ जाए, कभी अंदर बाहर हो जाए गरीबी के अंदर। इसी को कहते हैं कि जब लगातार गरीबी चलती है ना। अच्छा, एक ये भी सिस्टम आप देखोगे ना, जब इंसान गरीब होता है ना, अब वो परिवार गरीब है, गरीब परिवारों के बच्चे भी गरीब ही होते हैं, बहुत रेयर हैं जो अपने सर्कल को, अपने जाल को तोड़कर बाहर निकलते हैं। गरीबी एक ऐसी बेड़ी है, एक ऐसी जाल है, उसके अंदर इंसान फंसा रह जाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, वही गरीब है इसलिए अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, गरीब है अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, गरीब है ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, गरीब है अपने परिवार का पेट भरना रहता है इसलिए वो ज्यादा दूर की सोचता भी नहीं है, पैसा नहीं है इसलिए ज्यादा रिस्क नहीं ले पाता। एक इंसान गरीब है और वो गरीब के ऐसे जाल में फंसता है कि उस गरीब से बाहर निकलना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। अब ये जो जाल है ना, ये जो पॉवर्टी का पूरा ट्रैप बना हुआ है एक तरह से, ये जो विक्शियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी बोला जाता है, यानी निर्धनता एक दुष्चक्र है जिसको तोड़ना इतना आसान है, और जिसने तोड़ दिया ना, एक बार गरीबी से बाहर निकल गया, तो आप देखेंगे फिर उसकी जो पीढ़ी होती है ना, अगली नेक्स्ट जनरेशन होती है, वो भी गरीबी से बाहर, फिर वो आगे गरीबी से बाहर होती जाती है। आजकल हम यही तो कहना चाहते हैं ना भाई, हमने एससी एसटी को कोटा क्यों दिया, या हमने ओबीसी को कोटा क्यों दिया, या इसको हमने कहा ना जो वर्ग पिछड़ा हुआ है, अगर उस परिवार का एक भी सदस्य सक्सेस हो गया ना, आने वाली सारी जनरेशन सक्सेस हो जाएंगी। यह है विक्शियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, इससे तोड़ना बड़ा मुश्किल है। अब इससे को कहा है प्रोफेसर नक्स ने, उन्होंने बताया इसके बारे में, आगे बताऊंगा इस बारे में, लेकिन पहले आपने कहा जी ये सीख लिया आपने कि सर हमारे पास 2 चीजें हो गई, चलो तो फिर बताओ इसे लिखना कैसे है। जैसे मैं कहूं बस लिखते चले जाना, जैसे मैं कहूं उसको फॉलो करते हुए जाना, लिखते हुए जाना। चलो भाई लिखो। तो जो डेटा कलेक्शन करना है आपको, तो इसमें एक नाम है यूआरपी, यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड, डेटा कलेक्शन का। और मैंने कहा सभी आइटम का 30 दिन का रेफरेंस पीरियड, यानी सारी चीजों का एवरेज 30 दिन के हिसाब से लिया जाएगा। एमआरपी मिक्स्ड रिकॉल पीरियड है। एजुकेशन, हेल्थ, क्लॉथ, फुटवेयर और ड्यूरेबल आइटम, लंबे समय चलने वाली, इनका 365 दिन का, बाकी का 30 दिन का। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, ऑयल, मिल्क और पेरिश, जल्दी खराब होने वाले, इन सब का 7 दिन का। एजुकेशन, हेल्थ, क्लोथ, फुटवेयर और ड्यूरेबल का 365, बचे हुए सभी का 30 दिन का। इनको इसी तरह लिखो, और मुझे उम्मीद है इतनी हिंदी और इतनी इंग्लिश समझ में आ रही है। नहीं आ रही किसी शब्द की तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज हो जाना चाहिए। नोट कर लें आप इसे। हिंदी बताता हूं दिलीप मेरे भाई, स्पेशल क्लास। ठीक है भाई, चलिए भाई।
भाई बहुत सारे टॉपिक हैं। सीडीएस में मोस्टली साथ में आते हैं, दोबारा से बनाते हैं नहीं भाई, नहीं भाई, नोट्स को साथ में बना, इतना वक्त नहीं है ना आप लोगों के पास कि भाई पहले आप समझेंगे फिर नोट्स बनाने के लिए बैठेंगे। एक बार में इतना वक्त दिया जा रहा है आपको, इतना टाइम चल रहा है। अच्छा, पिछली स्लाइड नहीं लिखी थी, कोई बात नहीं भाई, इससे पिछली वाली स्लाइड आपने लिख ली होगी वैसे तो, और नहीं लिखी कोई बात नहीं, मैं उसको अवेलेबल भी कराऊंगा। और इन सबको आप हिंदी में क्या कहते हैं मैं आपको एक बार नाम बताता हूं। वैसे अमूमन ये चीजें आसान हैं बिल्कुल, कि सर इसमें ये बस याद रखना है किस चीज का टाइम, किसी एक में 30 दिन का, एक में 30 दिन और 365 दिन का, और एक में 30 दिन, 7 दिन और 365 दिन। और इन सबको इसी तरह से हिंदी और इंग्लिश में इन्हीं नाम से जाना जाता है भाई, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये बस इसको याद रखना, इतने से काम चल जाएगा। इनको हिंदी में भी इसी तरह से लिख लो। यूआरपी को यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड ही कहा जाता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड या यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड भी कह सकते हो। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत आराम से। हाँ भाई अमन, ज्यादा डिफरेंस तो सिलेबस का डिफरेंस है। ठीक है, एक स्पेशल बैच में क्या डिफरेंस होता है सीडीएस के मुकाबले, आपने पूछा है, मैं बता देता हूं। सीडीएस में थोड़ी सी चीजें हैं जो कम आती हैं, और स्पेशल में थोड़ी सी चीजें, कंटेंट ज्यादा आता है, मतलब सिलेबस ज्यादा है, टॉपिक ज्यादा है, इस बात का डिफरेंस है, और ये बहुत जरूरी भी है बिल्कुल। तो आपने कहा यहां पर ये याद रखना होगा। चलिए अब मेरी बात समझिएगा। अब आपने कहा जी यहां तक तो बात समझ में आ रही है हमें कि हमारे पास एक गरीबी रेखा हो सकती है और गरीबी की वजह भी हो सकती है। लेकिन हमने एक बात और समझी है हमारे पास, कि एक इंसान जो गरीब होता है, देखो ध्यान से, अब मैंने कहा बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो गरीबी में आते हैं, गरीबी से बाहर जाते हैं, इसे कहते हैं साइक्लिकल पुअर। ध्यान से सुनना, चक्रीय निर्धन। अब ये क्या होता है? इसका मतलब होता है ए पर्सन कंटिन्यूअसली इन एंड आउट फ्रॉम पॉवर्टी। यानी इसका अर्थ क्या है? एग्जाम में तो बहुत सारी स्टेटमेंट होंगी, बट एक मीनिंग ये है, एक व्यक्ति जो गरीबी या निर्धनता या एक व्यक्ति जो लगातार कंटिन्यूअसली गरीब या लगातार निर्धन व गैर निर्धन में बदलता है। यानी कंटिन्यूअसली कभी वो गरीबी के अंदर होता है तो कभी वो गरीबी के बाहर हो जाता है, मतलब फिक्स नहीं है उसका कि वो प्रॉपरली गरीब है या नहीं है। अच्छा, अब हमारा गरीब भारत बना कब है? देखो इस बात को लेकर भी समझाया हमें, इसे कहते हैं ड्रेनेज थ्योरी ऑफ पॉवर्टी। ये दादा भाई नौरोजी ने हमें दी है, ड्रेनेज थ्योरी ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि इससे क्या हुआ कि इंडिया का सारा पैसा जो होता ना वो अंग्रेज अपने साथ ले गए और भारत को गरीब करके चले गए। यानी ड्रेनेज का मतलब तो ड्रेन कर जाना, पलायन कर जाना, चले जाना। ये जो ड्रेनेज थ्योरी है इसे हिंदी में भी यही कहते हैं, निर्धनता का अपवाह सिद्धांत कहते हैं इसे, निर्धनता का अपवाह सिद्धांत। और ये किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने बताया। ये किसका है? दादा भाई नौरोजी का है। ये किसका है? दादा भाई नौरोजी का है।
उन्होंने दिया था, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पॉवर्टी। अच्छा, एक होता है विक्शियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। विक्शियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, सर्कल या साइकिल, सर्कल भी कह सकते हैं, विक्शियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता का दुष्चक्र। यानी एक तरह से जाल है, ये दुष्चक्र है। ये जो दिया है, ये दिया है बाई रैगनर नक्स। एक व्यक्ति है रैगनर नक्स नाम से, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया है और उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से, इसी को हम पॉवर्टी ट्रैप कहते हैं, निर्धनता जाल कहते हैं, इसी को हम पॉवर्टी ट्रैप यानी निर्धनता जाल कहते हैं, कि इससे बाहर निकलना आसान नहीं है। तो इंपॉर्टेंट ये कि इस जाल को तोड़ा जाए, उसके बाद लोग जब इस जाल से बाहर निकलेंगे ना, तो अपने आप बेहतर होता चला जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि यहां कुछ चीजें, इंसान के पास गरीबी है, पैसा नहीं है, और इसीलिए वो गरीब रह जाता है। तो यहां पर कई तरह की गरीबी बताई गई और इसीलिए कहा गया एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, अब रैगनर नक्स की एक स्टेटमेंट है, बड़ी काम की है जो एग्जाम के लिए। ये क्या कहते हैं रैगनर नक्स, एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। इसका मतलब क्या है, ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि वो गरीब है इसलिए वो गरीब ही रह जाएगा। एक कंट्री इज पुअर, बिकॉज ऑफ, बिकॉज इट्स पुअर। तो यानी गरीब गरीब रह जाने वाली बात जो है ना, इस बात को इन्होंने डिफाइन किया, डिक्लेयर किया। और इसे कहा अगर इसको तोड़ना चाहते हो गरीबी से बाहर, तो सुधार करो, परिवर्तन लेकर आओ, स्ट्रक्चरल चेंज करो। अगर इसको दूर करना है तो क्या करना होगा, गरीबी को दूर करने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता है। संरचनात्मक सुधार यानी जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव करो, करना आवश्यक है, इसलिए ताकि हम दूर कर सके। भाई अगर इसे दूर करना है तो क्या करना होगा, आप कहोगे इसे दूर करना है, नीड ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। अगर आप ये कर लेते हो तो आपकी गरीबी जो है वो दूर हो सकती है। स्ट्रक्चरल चेंज करना हो, प्रोफेसर नक्स इन्हीं को कहते हैं, इन्हीं का पूरा नाम रैगनर नक्स है, प्रोफेसर रैगनर नक्स कहते हैं इन्हें। इन्होंने ये पूरा कंसेप्ट समझाया। मजा आ रहा है या नहीं बताना, मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है भाई। और आप जानते हैं मेरी क्लास में बस एक ही उम्मीद रखिए आप, मैं आपको कंटेंट देने में कोई कमी नहीं करूंगा, बस आपकी तरफ से जो अप्रोच है वो अच्छी होनी चाहिए कि आप अडॉप्ट करना चाहते हैं। आपको ऐसा नहीं लगे कि सर क्यों पढ़ा रहे हैं। आप अगर कोशिश करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं मैं अच्छा ही दूंगा आपको। आप इस काम को करें और मुझे क्वेश्चन करके दिखाएं।
चलिए भाई डन करिए एक बारी से। चलिए भाई डन है, यहाँ तक सभी लोग कर रहे हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, और कुछ बात कहना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं भाई जल्दी से। देखिए भाई, अब मुझे एक बात बताइए सोचकर कि भारत में गरीब होते क्यों हैं? क्या ऐसी वजह है कि भारत में इतनी गरीबी है? आपके दिमाग में जो कुछ आता है भाई, आपके माइंड में जो कुछ आ रहा है ना, वो बताएं आप मुझे कि इंडिया में इतनी गरीबी होने के पीछे क्या वजह हो सकती है। अगर इंडिया में गरीबी है तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, आप बताएं मुझे। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं भाई। देखो, आप कह सकते हैं कि सर इंडिया में गरीबी है, उसके पीछे बहुत सारी वजह होंगी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह हो सकती है वो ये है कि हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अब जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से क्या होता है सर, जब देश में ज्यादा लोग होते हैं, आबादी ज्यादा है, तो ऑब्वियस से सबको काम नहीं मिल पाता, क्योंकि गरीबी का और बेरोजगारी का आपस में जो संबंध है वो प्रत्यक्ष होता है। गरीबी का और बेरोजगारी जो है, इसका एक प्रत्यक्ष संबंध होता है। जहां जहां बेरोजगारी होगी वहां वहां गरीबी होगी। जनसंख्या ज्यादा होना, बेरोजगारी का ज्यादा होना, मैंने एक्सप्लेन किया भाई रितेश, एक बार दोबारा से कहता हूं मैं। देखो, आप कहेंगे सर गरीब हैं भाई, रोजगार की समस्या है, ज्यादा पॉपुलेशन है, हमारी एवरेज इनकम बहुत लो है, हमारी जो औसत आय वो काफी कम है, इसकी भी एक वजह बनती है। हमारे देश में पैसा है उसकी कमी है, लोगों के पास स्किल की कमी है, हमारे यहाँ बहुत सारे जातिगत तरीके भी हैं, इंसान जाति के आधार पर भी भेदभाव करता है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर पर बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये सारी वजह हो सकती है, मैं दोबारा समझाऊंगा सारी बातें। तो अगर मैं आपसे कहूं यहां इस सवाल में कि ये बताना था, ये लिखवाना है मुझे कि क्या क्या वजह है हमारे पास जिनसे गरीबी आ सकती है, आप कहोगे सर, जैसे अभी आपने बताया, बहुत ध्यान से सुनना, कि सर अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है, जनसंख्या बहुत ऑलरेडी ज्यादा है इंडिया में, ये गरीबी है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर ज्यादा है, इसलिए गरीबी है। इंसान जो है, मानव संसाधन उनका अल्प या कम उपयोग हो रहा है, पूरी तरह से उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए गरीबी है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जो उत्पादन हो रहा है खेती में, वो काफी कम है, लोगों की आय इस वजह से कम है। आय की असमानता बहुत है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है। कुछ सोशल फैक्टर जैसे जातिवाद है, जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनकी कीमतें बहुत ज्यादा हैं, इसलिए लोग उन कीमतों पर खरीद नहीं पाते, और जब वो खरीद नहीं पाते वो गरीब रह जाते हैं, क्योंकि उस प्रोडक्ट को खरीदना उनके लिए आसान नहीं होता। तो आपने कहा यह वजह हो सकती है, या जैसे कहोगे लोगों के पास पैसे की कमी है, देश में आर्थिक समृद्धि बहुत स्लो हो रही है, इसलिए इंसान गरीब बने हुए हैं। शिक्षा की भी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, मानव की जो स्किल पावर है, मैन पावर, वो कम है, और कई बार जलवायु का भी असर पड़ता है। हम बहुत सारे ऐसे कामों में इन्वॉल्व होते हैं जो सीजनल बेस्ड होते हैं। अब जैसे बिहार में आप देखिए कि लगभग कुछ लोगों का काफी समय तो इसमें चला जाता है कि जैसे ही कोसी नदी में बाढ़ आती है, लोग इसी में निकल जाते हैं। इसी तरह से आप देखोगे रिलीजन मैटर भी करता है, रिलीजन पर भी बेस्ड, रिलीजन का गरीबी पर बेस्ड नहीं कह सकते, हाँ रिलीजन का जनसंख्या पर अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली गरीबी पे नहीं कर सकते। उड़ीसा में देखिए हमेशा चक्रवात आते रहते हैं, बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ क्लाइमेट का भी इम्पैक्ट पड़ता है लोगों की लाइफ स्टाइल पर, लोगों के जीवन पर, उनकी इनकम पर।
और जब उनकी इनकम कम हो जाती है, साल में कुछ महीने कमा पाते हैं, बाकी महीने किसी आपदा संकट में लगे रहते हैं, तो उनका सारा पैसा खत्म हो जाता है, वो गरीब रह जाते हैं। मतलब जो बचत है वो आपदा के समय बर्बाद हो जाती है, ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। तो ये सब आपको पॉइंट नोट करने हैं भाई, इसे लिखेंगे आप कि कब कब क्या होता है इसके अंदर। इसको एक बार नोट करें। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तीन, अंडर यूटिलाइजेशन, यानी जो इंसान है, इंसान के अंदर जो नॉलेज है, जो स्किल है, एक इंसान मानव संसाधन, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 4 संसाधन होते हैं, उसमें एक इंसान भी होता है, इसे ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। इसका सही से उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों के पास नॉलेज भी है, पैसा भी है, बहुत सारे लोग हैं, पर उसकी एबिलिटी को यूज करने वाले प्लेटफॉर्म्स नहीं है। अगर ये प्लेटफॉर्म सही से सरकार डेवलप करे, लोगों को उसकी नॉलेज और उसकी स्किल के अकॉर्डिंग काम मिले, तो वो खुद भी गरीबी से बाहर निकलेगा, बेरोजगारी से बाहर निकलेगा, अपने परिवार को भी निकालेगा और बहुत सारे लोगों को भी रोजगार देगा। लोगों को सही तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा यूज भी नहीं किया जा रहा है। जो नॉलेज वाले व्यक्ति हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं, और इस कारण गरीबी बनी रहती है। लोगों का, मानव संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी है सरकार के द्वारा। चलिए भाई, तो उत्पादन कम है, आय में असमानता बहुत है, जातिवाद है, कीमतें बहुत ज्यादा हैं यानी महंगाई है, पैसे की कमी भी है। इसको भी नोट करना है भाई। बिल्कुल आप नोट कर ले, आराम से कर ले भाई, मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको। चलिए भाई, नेक्स्ट, बिल्कुल लास्ट, आज की क्लास का लास्ट। चलिए भाई, अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल रही है, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। स्किल्ड कमी है, जो स्किल है उसका यूज नहीं हो रहा है फिर, और क्लाइमेट भी हो सकते हैं, कई सारे कारण होंगे। सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या और बेरोजगारी। जनसंख्या और बेरोजगारी सबसे प्रमुख कारण हैं, और उन सबसे ज्यादा प्रमुख है आय की असमानता। अगर आय असमान ना होती, अगर आय असमान ना हो, तो फिर इसकी कभी भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। चलिए भाई, अब एक एक करके हम क्वेश्चन करते हैं, और आपको पता है मैं हर क्लास में
कुछ नए क्वेश्चन जरूर इंक्लूड करता हूं आज की क्लास पर बेस्ड। क्वेश्चन को देखते हैं सर क्या क्या क्वेश्चन है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ नए सवाल। चलिए भाई, करने के लिए तैयार हैं आप लोग? एक बार बताएं मुझे, यस का कमेंट कर दें कि बिल्कुल तैयार हैं सारे क्वेश्चन करने के लिए। एक एक वजह बहुत जरूरी है जानना। पहला सवाल देखते हैं क्या कहता है। गरीबी के डेटा के संग्रह के लिए यूआरपी, यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड विधि के तहत संदर्भ अवधि यानी रेफरेंस पीरियड कितना लिया जाता है? पॉवर्टी ट्रैप कहते हैं जाल को। रितेश मैंने बताया ना, एक ऐसा जाल जिससे बाहर नहीं निकल जाता, क्योंकि इंसान गरीब है, उसकी हेल्थ भी कम है, उसकी नॉलेज भी कम है, एजुकेशन मिल नहीं पाती और वो गरीब रह जाता है। बहुत रेयर लोग उसको तोड़ पाते हैं, उसे ट्रैप कहते हैं, जाल कहते हैं। तो यूआरपी में सिर्फ एक ही टाइम पीरियड होता है सर। यूआरपी में जितनी भी चीजें होती हैं सब 30 दिन के रेफरेंस पीरियड पर ही ली जाती हैं। दो कथन दिए गए, जरा ध्यान से पढ़े और मुझे आंसर करें। इन दोनों कथन पर आपकी क्या राय है भाई? भारत में गरीबी रेखा का अनुमान आय के स्तर के आधार पर किया जाता है। पहला राइट है या रॉन्ग है? भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा किया जाता है, नहीं नीति आयोग कमेटी के द्वारा किया जाता है। क्या लगता है? तो पहला वाला तो गलत हो गया, दूसरा वाला सही हो गया। बहुत ध्यान से देखना है भाई। ओनली टू क्यों आएगा सर? क्योंकि आपने बताया था आय के आधार पर कुछ भी नहीं निकाला जाता, हमारे यहां तो उपभोग को आधार माना जाता है। तो इसलिए आप कहोगे सर पहला वाला तो गलत है, लेकिन हाँ नीति आयोग करता है, यह बात सही है। भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए कौन सी समिति की सिफारिशों का पालन किया जा रहा है? यानी इसमें से कोई एक कमेटी है जो गरीबी से रिलेट करती है वर्तमान में, और वो कमेटी कौन सी होगी? अगर वर्तमान की बात करूं मैं तो वो कौन सी होगी? तो आपने कहा इनमें से एक ही है तेंदुलकर कमेटी, जिसका पूरा नाम है सुरेश तेंदुलकर कमेटी। भारत में गरीबी रेखा मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले फैक्टर्स में इनमें से कौन सा एक फैक्टर आता है? जब हम ये फैक्टर लेते हैं गरीबी को लेकर, मैंने कहा 5 बेसिक फैक्टर है, 5 बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, तो उसमें से एक कारक कौन सा लिया जाता है? फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी। इनमें से एजुकेशन को भी रखा जाता है। 48 नंबर फिर से बताता हूं भाई, कोई बात नहीं। अच्छा, ये मैंने कहा था भारत में गरीबी रेखा का अनुमान आय के स्तर पर, इनकम बेस्ड, गलत है भाई, क्योंकि हमने ये लिखा है लाइन कल भी क्लास में, जितने भी बनते हैं या तो कैलोरी बेस्ड होते हैं या फिर उसके कंजम्पशन पर बेस्ड होते हैं, खर्च पर। और हाँ, नीति आयोग करता है इस काम को, यह बात सही है। सवाल में पूछा क्या सही है, तो आपने कहा जी 2 नंबर सही है लेकिन 1 नंबर गलत है। तो जो निर्वाह कारक लिए गए उन कारक में एजुकेशन भी आता है, लेकिन बाकी कुछ नहीं आता। स्वतंत्रता से पूर्व दादा भाई नौरोजी किस चीज की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे? वैसे आपको याद होगा, इन्होंने एक इनकम के बारे में जिक्र करूंगा मैं, जो सबसे पहले राष्ट्रीय आय भारत में आई है। भारत में जो सबसे पहले राष्ट्रीय आय आई है वो भी इन्होंने ही लाई है सर। तो इसे कहते हैं गरीबी रेखा पर इन्होंने बात की। इन्होंने बताया कि किस तरह से एक इंसान को गरीब और अमीर में, और 16 से लेकर 35 रुपए तक की गरीबी रेखा जो 1 साल का विषय था, वो इन्होंने बताई थी।
छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग। तो आपने कहा इसी को तो साइक्लिकल पुअर कहते हैं ना, जो इंसान मतलब एक फिक्स नहीं है कि कहां पर होगा, कंटिन्यूअसली अप एंड डाउन कर रहा है। सुरेश तेंदुलकर पद्धति के अनुसार शहरी और ग्रामीणों में गरीबों का जो प्रतिशत था वो कितना था? शहर में इसका प्रतिशत और गांव में इसका प्रतिशत कितना था? शहर में और गांव में इसका प्रतिशत कितना था? 13%, 13.7% शहर में गरीब और 25.7% गांव में गरीब थे। ड्रेनेज थ्योरी रिगार्डिंग द पॉवर्टी इन इंडिया इज रिलेटेड टू। वाई डोंट यूज रीड इन इंग्लिश टू? भाई इंग्लिश में भी पढ़ देंगे, हिंदी में भी पढ़ देंगे, ऑप्शन आपके सामने है भाई। ऐसा नहीं है। द ड्रेनेज थ्योरी रिगार्डिंग पॉवर्टी इन इंडिया इज रिलेटेड टू। तो ड्रेनेज थ्योरी जो दी गई है पॉवर्टी रिलेटेड, गरीबी के बारे में जो अपवाह का सिद्धांत है, वो किसने दिया बताएं मुझे? दैट्स गिवन बाई दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन। भारत में गरीबी को जब परिभाषित किया जाता है तो इसमें से किस पर किया जाता है? ओवरऑल 21.9 था। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आपने और भी बताया। चलिए, तो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर पे बात नहीं होती है, फैमिली इनकम पे बात नहीं होती, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे नहीं होती। कैलोरी पर बात होती है या फिर उसके अलावा कंजम्पशन पे होती है? कैलोरी और कंजम्पशन। भारत एवं राज्य, भारत में राज्य एवं राष्ट्र गरीबी का अनुमान किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिए गए? ये थोड़ा सा गलत हो गया है। ये ले लाकड़ वाला नहीं, लकड़ा वाला। और ये हिंदी में भी यही आएगा, इंग्लिश में भी यही आएगा, क्योंकि ये लकड़ा वाला नाम है किसी का। डीटी लकड़ा वाला। तो इन्हीं ने बताया था 93 में, मैंने कहा आपसे कि इनके आधार पर इसको दिया गया। गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? विक्सियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो दी गई है वो किससे रिलेट करती है? चलिए बताइए।
तो आपने कहा रेगनर नक्स ने दिया है सर, यही तो है वो सर्कल ऑफ पॉवर्टी। भारत में गरीबी के सामाजिक कारणों में क्या क्या आता है? जो गरीबी है उसके अंदर जो सामाजिक कारण हैं उनमें क्या क्या आता है? चलिए भाई, तो आपने कहा ये सारे कारण हो सकते हैं, कास्ट भी होता है, उत्तराधिकारी का नियम भी, और जॉइंट फैमिली, मतलब पूरा परिवार काम कर रहा है। अच्छा, जॉइंट फैमिली की वजह से होता क्या है कि एक इंसान जो गरीब है ना, देखो अब परिवार में एक कमाता है, खर्च 10 लोगों पे कर रहा है। परिवार में कमाने वाला एक ही, कम से कम परिवार में 4-5 लोग तो होते ही हैं। अगर वो सारे कमाएंगे तो इतने गरीबी नहीं होगी। सर एक कमाता है, खर्चा सब पर होता है, एवरेज बहुत लो हो जाता है। भाई अगर मैं कहूं एक इंसान है, 4 लोग हैं उस परिवार में टोटल, एक इंसान कमाता है 100 रुपए, या दिन के 100 रुपए खर्च करता है एक। अगर हर कोई 100-100 करे, सारे अमीर हो जाएंगे। अब वो 100 करता है, 4 लोग करते होते हैं टोटल, तो 25 का औसत आता है, सारे गरीब माने जाएंगे। तो किसने कहा था एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है? रैगनर नक्स ने कहा था। ₹75 प्रति वर्ष वाली जो गरीबी है, किसने सुझाव दिया था? इस गरीबी का सुझाव किसने दिया था? यह सुझाव बॉम्बे प्लान का था। यह सुझाव बॉम्बे प्लान का था। आर्थिक विकास के लिए गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ना जरूरी है। अगर गरीबी का दुष्चक्र नहीं तोड़ा गया तो विकास नहीं होगा, देश तरक्की नहीं कर पाएगा। यह बात किसने कही? तो आपने कहा यह बात रैगनर नक्स ने कही थी। अगर निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ना है तो क्या करना होगा? तो आपने कहा इसके लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने होंगे, संरचनात्मक सुधार करेंगे अगर, तो ये चीजें बेहतर हो जाएंगी, रुक जाएंगी। तो ये है आज की क्लास। मुझे लगता है कि हर एक बात को बड़े प्यार से समझाया मैंने, और क्वेश्चन करने के बाद कॉन्फिडेंस आया होगा। तो मुझे एक बार यस का कमेंट कर दें कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बेहतर है, अच्छे से बात समझ में आ भी गई है। लगभग सारे ही क्वेश्चन हमने कर भी दिए हैं, कल भी बहुत सारे क्वेश्चन किए, आज की क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। चलिए भाई बताएं मुझे।
सारी बातें क्लियर है प्रॉपरली? यस का कमेंट कर दे। कल क्या डिस्कस करेंगे, नहीं अगले लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे? मैंने आपको पहले ही कहा था, ये दो क्लासेस जो बिल्कुल एक साथ चलती हैं, उन दोनों का नाम क्या है सर? ये दो क्लास है, गरीबी और साथ में बेरोजगारी। अभी हमने गरीबी के बारे में लगभग सारी चीजों को पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे। और क्वेश्चन करवाइए ना भाई, इतने क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन में ले आऊंगा और भी बहुत सारे करा दूंगा, लेकिन अभी जितने हैं मेरे पास, अभी भी कम नहीं कराए मैंने। लगभग आपको कुल मिलाकर कल और आज में एक चैप्टर पर ही 30-35 क्वेश्चन लगभग लगभग करा दिए होंगे। 30 से 35 क्वेश्चन करीब करा दिए मैंने। हर चैप्टर में भी इतना कराऊंगा तो काफी है ना भाई। और बाकी ओवरऑल मिक्स भी कराऊंगा आपको साथ में। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में बेरोजगारी पे चर्चा करेंगे।
है।